शब्द के आसपास ही पूरी कहानी जो है वो घूम रही होती है। तो आप बहुत जल्दी से ही सिलेक्ट कर सकते हैं कि इसका शीर्षक क्या होगा। जैसे कि दो बैलों की कथा है, ये पूरी कहानी दो बैलों के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। पूरी कहानी में दो बैलों के बारे में ही कहा गया है, तो इसका मतलब है कि इसका शीर्षक भी दो बैल की कथा ही होगा, है ना। इस अंश के अंतर्गत संक्षेपण लेखन लेकर आई हूँ। आज हम देखेंगे कि संक्षेपण लेखन कहते किसे हैं, इसमें क्या क्या बातें आती हैं, ये कैसे लिखा जाता है, ये सारी बातें आज हम जानेंगे। और जल्दी से आप सब्सक्राइब कर दें, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन पर जरूर जाना, ऑल को टच करना ताकि सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अगर आपको अच्छा लगे, आपको लगता है ये यूजफुल है, बाकी बच्चे भी इसे जाने लाभ पहुंचे, तो जल्दी से शेयर कर दो, लाइक कर दो और कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्योंकि आपके कमेंट से ही मुझे मनोबल मिलता है। और आज की क्लास शुरू करते हैं अरुणा कालिया के साथ। टारगेट बोर्ड एग्जाम्स 12th आजकल चल रहा है और अभी तक का सारा सिलेबस मैं करीब करीब बता चुकी हूँ। और आज मैं बताने वाली हूँ संक्षेपण लेखन क्या है। इसमें गद्य रूप होता है। सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे कहानी बड़ी बड़ी हम लोग पढ़ लेते हैं, या उपन्यास कह लो, या एक लेख कह लो, आर्टिकल कह लो, निबंध कह लो, या फिर यात्रा वृत्तांत कह लो, यानी कोई भी जो भी रूप होता है वो गद्य रूप में होता है। यानी जिसे हम प्रोज बोलते हैं ना। एक पोइट्री होती है, पोइट वर्क होता है, और एक होता है प्रोज वर्क जिसमें गद्य रूप लिखा होता है, जिसमें हम कहानी लिखते हैं जिस विधा में, उसी विधा में ये होता है और उसी विधा में ही इसे लिखना होता है। उसका छोटा रूप यानी उसका सार बताना होता है। तो जितनी भी कहानी है या जितना भी पैराग्राफ दिया हुआ है उसका छोटा रूप हमें बताना होता है, और प्रश्न में लिखा होता है कि इतने शब्दों में इसका सार लिखो। तो जो लिमिट लिखी होती है, जैसे 400 शब्दों का एक खंड दे दिया या स्टोरी दे दी या जो भी दिया, उसका जो है 100 शब्दों में, 100 शब्दों में इसका संक्षेपण लिखो। तो जो लिमिट दी हुई है उससे उतने ही लिमिट में हमें ये कार्य करना होता है, यानी कि इसको हमें समझना होता है। जो भी हमें पैराग्राफ दिया गया है उसका छोटा रूप बनाने से पहले उस पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ो, समझो, उसके सार को समझो, उसके कथानक को समझो, और साथ में उसको अपने शब्दों में, उसे आप अपने शब्दों में, क्योंकि उसके भाव को जब हम समझ लेते हैं तब हम बिल्कुल वैसे ही लिखते जैसे हम एक कहानी को हमने पढ़ लिया या सुन लिया, किसी और से सुना, तो अब हम अपने किसी छोटे भाई बहन को हम उस कहानी का एक छोटा रूप बताते हैं, तो वो हम अपने शब्दों में बताते हैं ना। तो बस वही बताना है, आपने अपने शब्दों में वो बताना है, उसका छोटा रूप यानी सार बताना होता है। तो ये सारी बातें मैंने लिख दी हैं कि क्या क्या उसमें होना चाहिए। एक तो गद्य रूप होता है यानी प्रोज रूप होता है, एक होता है भाषा प्रवाहमयी होती है। भाषा प्रवाहमयी इसलिए होनी चाहिए ताकि वो सार हमने लिखा है, जो कथानक है, कथानक का एक रूप प्रॉपर वे में आना चाहिए। ये नहीं कि कहानी कट रही है, अब एक तो हमने शुरू में हमने शब्द ले लिए, कुछ शब्द बीच में से ले लिए, कुछ लास्ट में से ले लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रवाह में भाषा तभी बनती है जब उसके सार को समझकर हम अपने शब्दों में लिखें, तो इसलिए भाषा प्रवाहमयी होनी चाहिए। ये जो होता है निबंध, कथा, कहानी, नाटक या लेख का ये छोटा रूप होता है, या इसे सार कहते हैं या फिर समरी कहते हैं। तो ये काव्य या पदबंध में नहीं होता, ये पोइट्री रूप नहीं होता, ये आपको समझ में आ गया है। ये लेखन है यानी राइटिंग वर्क है, इसमें हम काव्य का कोई बंधन नहीं होता, ना तो ये कविता है, ना ही पोइट्री है, ना ही कोई खंड काव्य है। ये सिर्फ ये निबंध हो सकता है, कथा हो सकती है, कहानी हो सकती है, नाटक हो सकता है, या कोई भी एक आर्टिकल हो सकता है जिसका हमने सार लिखना होता है। अब आगे देखो, साधारण भाषा में से सारांश या फिर समरी कहते हैं, है ना। अब आगे देखो, इसके भाव को समझकर अपनी
भाषा या अपने शब्दों में इसे लिखना होता है। जैसे कि आपको मैं एग्जाम्पल दे दूं, जैसे कि आपने पढ़ा होगा दो बैलों की कथा ले लो। आपने इसको पूरी कहानी, ये पूरे जितनी भी बड़ी है कहानी, ये इसको हमने पढ़ लिया। अब इसे हमें किसी छोटे बच्चे को सुनानी है, तो छोटे बच्चे को सुनाने के लिए हम हर एक शब्द तो नहीं पढ़ेंगे, रीड करके थोड़ी बताएंगे। हम अपने शब्दों में उसे बताएंगे कि दो बैल थे, वो हर बार मुसीबत में पड़ जाते हैं, तो वो हमेशा हर बार उसे अपने आप को आज़ाद करने की होड़ में लगे रहते हैं और अंत में वो जीत उनकी हो जाती है। इसलिए से बहुत शॉर्टकट में, सार में ये, लेकिन कहानी का जो कथानक है वो नहीं बिगड़ना चाहिए, उसका जो मूल रूप है वो नहीं बिगड़ना चाहिए, लेकिन कम शब्दों में हम सारांश के रूप में हम इस कहानी को कहेंगे या लिखेंगे। तो जो भी कहानी आपके पास ये व्याकरण कॉलम में आता है, ये जो संक्षेपण कॉलम है, ये जो प्रश्न आता है ये व्याकरण वाले कॉलम में आता है, और ये लगभग 5 प्रश्न, 5 नंबर, 5 अंक का हो सकता है, या थोड़ा सा कम या ज़्यादा भी हो सकता है। इसमें मत जाना, जितने भी अंक का होगा, अगर आपने सही ढंग से लिखा होगा तो आपको पूरे नंबर इसमें मिल जाते हैं। यानी कि मेन मकसद क्या है कि एक पैराग्राफ दिया हुआ होगा, आपने उसको शॉर्ट रूप में लिखना है, बस ये होता है। और ये तभी होगा जब आप उसे समझकर ठीक से रीड कर लेंगे, 1 से 2 बार रीड कर लेंगे, और तब आप उसका छोटा रूप लिख सकते हैं। और इसमें एक चीज और होती है, इसमें शीर्षक भी लिखना होता है, यानी टाइटल भी लिखना होता है। और टाइटल को समझने के लिए कि टाइटल कौन सा हो, तो आप ध्यान रखें कि रीड करते समय आप देखें कि जिस शब्द का बार बार प्रयोग किया गया है और उसी के शब्द के आसपास ही पूरी कहानी जो है वो घूम रही होती है, तो आप बहुत जल्दी से ही सिलेक्ट कर सकते हैं कि इसका शीर्षक क्या होगा। जैसे कि दो बैलों की कथा है, ये पूरी कहानी 2 बैलों के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है, पूरी कहानी में 2 बैलों के बारे में ही कहा गया है, तो इसका मतलब है कि इसका शीर्षक भी 2 बैल की कथा ही होगा, है ना। इसी तरह से जो भी पैराग्राफ आपके पास है उसमें जो शब्द बार बार रिपीट हो रहा है, जिस शब्द के बारे में उस पैराग्राफ में बार बार बताया गया है, तो वही उन्हीं शब्दों को आप उठाकर शीर्षक के रूप में सजाकर रख सकते हैं। या आप अपनी बुद्धि से सोचें कि इस शीर्षक, जो शब्द बार बार आया है, इसको आप अपने तरीके से सजाकर किस तरह से पेश कर सकते हैं। लेकिन शीर्षक जो है वो कथानक के आसपास ही होता है, जो मेन उसका किरदार होता है उसी के आसपास होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि इसको कैसे करना है और ये अंक आपने कैसे पूरे पाने हैं। तो आज का वीडियो हम यहीं पे रोकते हैं, विराम लगाते हैं, और अगले वीडियो तक के लिए फिर से आगे बढ़ते हैं। तो आगे के लिए बाय बाय।